नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है कलेक्टर, हिंदू लड़की और मौलवी। आइए स्टार्ट करते हैं। एक मौलवी साहब की काफ़ी उम्र हो चली थी। वहीं टूटी झोपड़ी के अंदर एक चारपाई के ऊपर आराम कर रहे थे। तभी अचानक से झोपड़ी के बाहर एक महिला कलेक्टर की गाड़ी आकर रुकती है। वह उससे उतरती है और झोपड़ी के अंदर जाने लगती है। जैसे ही मौलवी साहब किसी को अंदर आते हुए देखते हैं तो एकदम अपनी चारपाई पर बैठ जाते हैं। उसके बाद महिला कलेक्टर अंदर आती है और कहती है कि अब्बू जी, मैं आ गई। अब इस बात को सुनकर मौलवी साहब थोड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि बेटा, तुम कौन हो और मुझे अब्बू कैसे कह रही हो। तो वह महिला कलेक्टर कहने लगती है कि आप मुझे भूल गए, मैं निशा शर्मा हूँ और मैं कलेक्टर बन चुकी हूँ। अब इस नाम को जैसे ही मौलवी साहब सुनते हैं तो एकदम उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोते हुए उस लड़की को अपने गले से लगा लेते हैं। कौन थी महिला कलेक्टर और क्या कनेक्शन था उनका मौलवी साहब से? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बिहार के एक छोटे से गांव में दो पति पत्नी रहा करते हैं। पति का नाम रमेश चंद शर्मा है और उनकी पत्नी का नाम शांति। शांति प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी होने वाली है। तो इस बात को सोच सोच कर दोनों पति पत्नी बड़े खुश हुआ करते हैं, क्योंकि अब उनके परिवार में एक सदस्य बढ़ने वाला था और उसके लिए वह ढेरों सपने सजाए रखते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और वह समय आ गया था डिलीवरी का जैसे ही समय आया तो रमेश चंद शर्मा अपनी पत्नी को लेकर सीधा हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पर डिलीवरी करवाने लगते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपकी पत्नी की जान हम नहीं बचा पाए, उसकी मौत हो चुकी है। रमेश चंद बहुत परेशान होते हैं, लेकिन वह करते भी तो क्या कहते। इसके बाद वह पूछते हैं, बेटा हुआ या बेटी? तो डॉक्टर साहब उसे बताते हैं बेटी हुई है। तो इसके बाद रमेश चंद शर्मा जी अपनी बेटी को पालने पोसने लगते हैं। वह माँ और पिता दोनों का प्यार अपनी बेटी को दे रहे थे और धीरे धीरे उसको बड़ा कर रहे थे। उस लड़की का नाम रखा था निशा। धीरे धीरे बड़ी होती है, वह स्कूल जाती है। एक अच्छे से स्कूल में उसका एडमिशन कराते हैं और उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं। कुछ समय बीतता है और वह बड़ी होने लगती है। वह 10वीं क्लास में आ जाती है और 10वीं क्लास के एग्ज़ाम दे दिए थे। उसके पिता अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ करते थे, क्योंकि उनकी बेटी पढ़ने में काफ़ी तेज़ है और वो अपनी बेटी को अप्रिशिएट भी किया करते थे। कहा करते कि बेटी, तू पढ़ लिख कर ज़रूर कोई बड़ा अफसर बनेगी और मेरा नाम रोशन करेगी। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक उनकी हादसे में मौत हो जाती है और इसके बाद जो बेटी थी वह घर पर अकेली रह जाती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके पिता की हादसे में मौत हो गई तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। निशा के रिश्तेदार सब यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और वह सभी लोग यह तय करते हैं कि निशा को अपने साथ कौन लेके जाएगा। तभी वहाँ पर निशा की बुआ आती है और वह लोगों को कहती है, कोई बात नहीं, निशा को मैं अपने पास रख लूँगी और मैं अच्छी तरह से इसका पालन पोषण कर लूँगी। इसके बाद सभी रिश्तेदारों की मर्ज़ी से निशा को पढ़ाने की बात होने लगती है। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हो रहा था कि उसकी बुआ यहाँ पर उसके पालने के लिए नहीं आई है, वह तो केवल उससे काम करवाना चाहती है, क्योंकि उसके पूरे घर का काम निशा से ही करवाया करती थी और उसके बाद ही उसे खाने पीने के लिए दिया करती थी। वह सभी चीज़ों को सहन करते हुए वहीं पर रहती है और सोचती है कि कोई बात नहीं, मेरे माँ पिता नहीं हैं तो यही ठीक है, कम से कम यहाँ पर खाने के लिए खाना तो मिल रहा है। इसके बाद निशा को यह पता चलता है कि जो उसने 10वीं क्लास के पेपर दिए थे उन पेपरों का रिज़ल्ट आ गया है। तो उसे पता चलता है कि उसने पूरे ज़िले में टॉप किया है। उसके बाद अपनी बुआ के पास जाती है और उन्हें बताती है, वह 10वीं क्लास में मैंने पूरे ज़िले का टॉप किया है, तो क्या आप ऐसा करो, मेरे किसी अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दो। मैं आगे पढ़ना लिखना चाहती हूँ, मैं पढ़ लिख कर एक अधिकारी बनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी का यही सपना था। वह बार बार कहा करते थे कि तू पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है
और तू किसी बड़ी सी पोस्ट को हासिल करेगी। अब इस बात को सुनने के बाद उसकी बुआ को काटो खून नहीं था और वह कहने लगी, तू पढ़ने लिखने के लिए जाएगी तो घर का काम कौन देखेगा। निशा अपनी बुआ को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बुआ उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि तुझे इस घर के अंदर ऐसे ही रहना होगा। इसके बाद निशा अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है, फूट फूट कर रोने लगती है। उसे अपने पिता की वह सारी बातें याद आ रही थी जो उसके पिता से कहा करते थे कि उन सभी बातों को सोच सोच कर वह फूट फूट कर रोती है। धीरे धीरे रात हो गई थी, लेकिन रात के समय तक ना तो कोई उसे खाना देने के लिए आया था और ना ही कोई कहने के लिए आया था कि बेटी मत रो, हम तेरा एडमिशन करा देंगे। इसके बाद निशा अपने आप को संभालती है और इन्हीं परिस्थितियों के साथ जीने की कोशिश करने लगती है। कई बार तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ, पर जाती भी तो कहाँ जाती, क्योंकि बुआ जब से अपने साथ उसे लेकर आई थी और साथ में उसका जो घर दिया था उस घर के अंदर वो रहा करती थी। उस घर को बेचकर भी बुआ ने अपने पास सारा पैसा रख लिया था। गांव की ज़मीन थी तो गांव के ही किसी पड़ोसी को कहा कि जो कुछ भी पैसे दे सकते हो उन पैसों को मुझे दे दो, मैं इसकी देखभाल करूँगी तो उसमें काम आ जाएंगे। इसी तरह से अपना जीवन जीती रहती और वहीं पर बनी रहती। उसको दिन भर दिन पूरा काम करना पड़ता और उसके बाद भी खाने के लिए उसे जब मिलता तो पूरा परिवार खाना खा लिया करता। इन सभी बातों को देखकर निशा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह अब इस घर में नहीं रहना चाहती थी। यहाँ पर रहते हुए निशा को 1 साल हो गया था और 1 साल के दौरान बार बार उसे वही बातें करते हुए अपने पिताजी की याद आती कि तुम बड़ा अफसर बनोगी। उसके दिमाग में अफसर बनने का भूत सवार था और इसी वजह से जो निशा उस घर से भागने का फैसला कर लेती है। उसी दिन घर वाले वहाँ से किसी शादी में गए हुए थे और निशा को अकेला घर पर छोड़ कर गए थे। निशा घर के अंदर अकेली थी और वह सोच रही थी कि आज का मौका जो है ऐसा मौका दोबारा मुझे नहीं मिलेगा। इस बात को सोचकर निशा अपना सारा सामान पैक करती है और पैक करने के बाद चुपचाप घर से निकल जाती है और रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगती है। पैदल चलते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां जाकर ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन में बैठ तो जाती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसे जाना कहाँ है। उसे तो केवल इस जगह से निकलना था, क्योंकि वहाँ पर उसके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। वह सोच रही थी कहीं चली जाऊंगी और वहाँ कर अपना गुजारा कर लूँगी। रात का समय था। रात के समय में ट्रेन में इक्का दुक्का सवारी ही होती है और उन्हीं सवारियों में से एक लड़का निशा की तरफ घूरे जा रहा था। अब निशा को डर लगता है, लेकिन वह ट्रेन के अंदर बैठी हुई थी। वह लड़का अपना फ़ोन निकालकर अपने साथियों के पास फ़ोन करता है और उनसे कुछ बातें करने लगता है। यह सब कुछ होता हुआ निशा देख रही थी और इस बात को देखकर वह बड़ी घबरा भी रही थी। जिस डब्बे के अंदर निशा बैठी हुई थी, एकदम से 3 लड़के और चढ़ते हैं और वह सब उस लड़के के पास जाते हैं। वह लड़का निशा की तरफ इशारा करता है और सभी लोग निशा की तरफ देखने लगते हैं। इन सभी चीज़ों को देखते ही निशा खतरे को भांप लेती है और एकदम से उसी स्टेशन पर उतर जाती है। उतरने के बाद लड़के भी उसके पीछे पीछे उतर गए थे और वह निशा का पीछा करने लगते थे। निशा अपने सामान को लेकर भागने लगती है और वह लड़के भी उसका पीछा करने लगते हैं। निशा कभी इधर छुपती तो कभी उधर छुपती। छुपते छुपाते निशा एक मस्जिद के सामने पहुंच गई थी। अब सवेरा होने वाला था। सुबह के 4 बज चुके थे, लेकिन तभी वहां पर मौलवी साहब नमाज़ पढ़ने के लिए उस मस्जिद के अंदर जाते हैं। निशा मौलवी साहब को उस मस्जिद के अंदर जाते हुए देखती है तो एकदम से उसे बाबा कहकर मदद मांगने लगती है। अब इस आवाज़ को वह लड़के भी सुन लेते हैं, लेकिन इतनी ही देर में मौलवी साहब निशा को मस्जिद के अंदर बुला लेते हैं। मस्जिद के अंदर आने के बाद निशा से पूछने लगते हैं कि तू कौन है, कहाँ से आई है और यहाँ पर इतनी सुबह सुबह क्या कर रही है। निशा रोते हुए उनको बताती है, मैं कहीं जा रही थी, रास्ते में 4 लड़के मेरा पीछा करने लग गए और बताती है कि वह लड़के बाहर ही है।
तभी मौलवी साहब मस्जिद के बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद उन लड़कों को धमका देते हैं और भगा देते हैं। लड़के सोचते हैं कि लड़की मस्जिद के अंदर आ चुकी है और हो सकता है मस्जिद के अंदर और भी व्यक्ति हो, तो इसी वजह से वह भी डरते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और मौलवी साहब उसके बाद निशा को बिठाते हैं और बिठाने के बाद उससे पूछने लगते हैं, बेटे तू है कौन, तू कहाँ से आई है, कहाँ पर जाना है। निशा अपनी पूरी कहानी मौलवी साहब को बताने लगती है। मैं और मेरे पिता वहाँ पर रहा करते थे, लेकिन अचानक से मेरे पिता की मौत हो गई। उसके बाद मैं अपनी बुआ के साथ रहने लग गई, लेकिन मेरी बुआ मुझे पढ़ने लिखने नहीं दिया करती थी और मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ। पढ़ने लिखने के लिए मैंने अपनी बुआ का घर छोड़ दिया और मैं भागकर ट्रेन में चढ़ गई, लेकिन वहाँ पर ये लड़के मेरा पीछा करने लग गए और मैं यहाँ पर आ गई। इस बात को कहते हुए जो निशा थी उसकी आंखों में आंसू निकलने लगे और वह फिर से फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद मौलवी साहब उसको सहारा देते हैं और कहते हैं, बेटी जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है और तू किसी भी चीज़ की चिंता मत कर। अब तुझे क्या करना है यह बता। तो निशा कहती है कि मुझे पढ़ लिख कर एक बड़ी सी पोस्ट को हासिल करना है। तो मौलवी साहब पूछते हैं कि तू कहाँ जाना चाहती है। तो निशा कहती है, बाबा अभी तो कोई मंजिल तय नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ाई करनी है, यह तय है। उसके बाद मौलवी साहब कहते हैं कि बेटी अब तू जवान हो रही है और तेरे साथ जो यह अभी अभी हुआ है ऐसा बार बार होगा। तुझे किसी घर की ज़रूरत है तो तू ऐसा कर, इतने दिन मेरे साथ रह ले जब तक तेरी पढ़ाई हो, और आगे की पढ़ाई करने के लिए तू बड़े शहर चले जाना और वहीं से अपनी पढ़ाई कर लेना। इसके बाद निशा मौलवी साहब के साथ उनके घर में रहने लगती है। मौलवी साहब की उम्र भी 55 साल थी और वह निशा का ख्याल अच्छी तरीके से रखा करते हैं। उसका इस स्कूल में एडमिशन भी कराते हैं और वहाँ से आगे की पढ़ाई कराते हैं। मौलवी साहब के परिवार में कोई नहीं था, केवल वह अकेले रहा करते थे। छोटा सा घर था, टूटा फूटा, और उसी के अंदर रहकर अपना गुजारा किया करते थे। धीरे धीरे करके 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल के अंदर निशा ने अपनी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी और जैसे ही निशा की 12वीं क्लास का रिज़ल्ट आता तो सभी गांव वाले इस बात को देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं कि इस लड़की ने 12वीं क्लास को बड़े अच्छे नंबरों से पास किया है। निशा को भी इस बात की बड़ी खुशी होती है और वह मौलवी साहब के साथ इस खुशी को साझा करती है और उन्हें कहती है कि अब्बू मैंने अच्छे नंबरों से 12वीं क्लास को पास किया है। तो मौलवी साहब उससे पूछने लगते हैं कि बेटी आगे क्या करने का इरादा है। तो वह कहती है कि पिताजी आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे शहर जाना है। मौलवी साहब उसके शहर जाने का इंतज़ाम करते हैं, थोड़े बहुत पैसे भी उसको देते हैं और कहते हैं कि बेटा अगर और पैसे चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे पास पैसे भिजवा दूंगा। इसके बाद निशा वहाँ से निकलकर एक बड़े शहर में पहुँच जाती है। वहाँ अपनी ग्रेजुएशन करने वाली थी, लेकिन निशा मौलवी साहब के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि मौलवी साहब जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे थे और ऊपर से उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। तो वो नहीं चाहती थी कि वो मौलवी साहब के ऊपर बोझ बने। तो ऐसे में वह काम ढूंढने लगती है। काम ढूंढते समय एक बुज़ुर्ग व्यक्ति के होटल पर पहुंच जाती है और वहां जाकर होटल के मालिक से काम के लिए पूछने लगती है। अब होटल का मालिक उस लड़की से पूछता है कि तुम क्या काम करोगी। तो वह बताती है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, आप जैसा चाहो मैं वैसा काम कर दूँगी, कोई भी काम हो वही चलेगा, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, जो मुझे ज़रूर चाहिए। उसके बाद जो होटल के मालिक होते हैं वह निशा की बात सुन के उनसे पूछते हैं, बेटी तुम हो कौन और कहाँ से आई हो और किस वजह से तुम्हें काम चाहिए, क्या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा साथ नहीं रहते। तो उसके बाद निशा रो रो कर अपनी पूरी कहानी होटल के मालिक को सुनाती है। होटल के मालिक जैसे ही निशा की पूरी कहानी सुनते हैं वह भी बहुत भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, बेटी कोई बात नहीं, अगर ऐसी ही बात है और तुम्हें पढ़ना ही है तो तुम पढ़ सकती हो, यहीं पर रहकर पढ़ सकती हो। तुम्हारी पढ़ाई में जो भी मदद होगी वह मैं करने के लिए तैयार हूँ।
जैसा भी काम करना हो वैसा काम तुम होटल में रहकर कर सकती हो, यानी कि आगे पढ़ना चाहती हो तो पढ़ सकती हो। इसका कारण यह भी था कि होटल के मालिक की एक बेटी थी और वह उसे पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया करते थे, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा नालायक थी और वह उनकी अपेक्षा में खड़ी नहीं उतर पाई। होटल के मालिक निशा में अपनी बेटी का प्रारूप देखते थे और कहते थे, बेटे अगर तू पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। इसके बाद होटल के मालिक निशा की पढ़ाई लिखाई पूरा सहयोग करते हैं और निशा भी होटल के काम के साथ साथ पढ़ाई भी मन लगाकर करती है। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ निशा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है। तो उसके बाद होटल के मालिक से कहने लगती है कि बाबूजी अब मुझे आगे पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाना होगा। तो उसके बाद जो होटल के मालिक होते हैं उसे खुशी खुशी दिल्ली भेजते हैं और उसका पूरा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी भी लेते हैं। वह निशा का खुद जाकर एक अच्छे से कोचिंग सेंटर में एडमिशन कराते हैं और उसके रहने खाने का इंतज़ाम भी कर देते हैं। निशा लगातार मेहनत करती है और मेहनत करने के साथ साथ धीरे धीरे कुछ समय बाद वह सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करती है और वह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाती है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैसे ही बनती है तो निशा बहुत खुश हो जाती है। वह अपने पिता को याद करने लगती है और कहती है, पापा देखो आज मैंने आपका सपना पूरा कर दिया, मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गई हूँ। और अपने पिता को याद कर वह फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी ही देर बाद वह उठी और अपना हाथ मुंह धोकर यह खुशखबरी होटल के मालिक को देती है। होटल के मालिक को यह बात सुनकर बहुत ही खुशी होती है। इसके बाद जैसे ही ज्वाइनिंग होती है वह ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वह एक जगह पर एक पोस्टिंग भी ले लेती है। अब निशा के पास सरकारी गाड़ी थी, सरकारी आवास था, उसे रहने खाने की कोई भी दिक्कत नहीं थी और वह जिला कलेक्टर बन गई थी। इसके बाद होटल के मालिक को एकदम से मिलने के लिए जाती है और पिताजी पिताजी कहकर उसको संबोधित करती है। होटल के मालिक से मिलने के लिए आई थी तो एकदम से उसे मौलवी साहब की याद आ जाती है, क्योंकि मौलवी साहब की वजह से ही आज वह यहाँ तक पहुँच पाई थी। उस दिन मौलवी साहब ने उसकी रक्षा नहीं की होती तो शायद आज वह इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाती। उन्होंने उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया था और 2 साल तक उसकी देखरेख भी की थी। वह 12वीं क्लास की परीक्षा दिलाई थी। वह मौलवी साहब से मिलने का मन बना लेती है। उसके बाद वह अपनी गाड़ी लेती है। वो गाड़ी लेकर सीधा मौलवी साहब के पास चली जाती है। अब इन बातों को लगभग 8 साल बीत गए थे। 8 साल के बाद निशा कलेक्टर साहिबा के रूप में उस घर पहुंचती है जहां वह कभी मौलवी साहब के साथ रहा करती थी। वहां जाने के बाद वह देखती है कि जिस घर में वे लोग कभी रहा करते थे वह घर अब फ़िलहाल नहीं है। उस घर की जगह टूटी फूटी एक झोपड़ी बनी हुई है। उसके बाद जो निशा होती है वह उस झोपड़ी के अंदर जाने लगती है। मौलवी साहब सामने ही अपनी चारपाई पर बैठे हुए थे और वह निशा की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे। उसके बाद निशा जाकर उनके पैर छूने लगती है तो मौलवी साहब उसे कहने लगते हैं, बेटी कौन है तू और मेरे पैर क्यों छू रही है? तो उसके बाद निशा उनसे कहती है, अब्बू आप मुझे भूल गए, मैं निशा शर्मा हूँ, मैं जिला कलेक्टर बन गई हूँ। अब जैसे ही मौलवी साहब निशा का नाम सुनते हैं और वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगते हैं और रोते हुए निशा को अपने गले से लगा लेते हैं। मौलवी साहब की झोपड़ी के सामने बहुत बड़ी कार आकर रुकी थी तो गांव के अंदर लोगों में हड़कंप मच गया था और सोचने लगे कि मौलवी साहब ने ऐसा क्या कर दिया जो उनकी झोपड़ी में इतने बड़े लोग आए हैं और साथ में पुलिस भी है, क्योंकि निशा के साथ उनका गार्ड भी था तो झोपड़ी के बाहर खड़ा हुआ था। तो सभी गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे। उसके बाद जैसे सभी लोगों को पता चलता है कि यह वही निशा है जो 2 साल तक इसी गांव में रहा करती थी, तो सभी लोग निशा की इस कामयाबी की बेहद खुशी मनाते हैं और निशा को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। उसके बाद निशा मौलवी साहब से कहती है, बाबा चलो अब आपको यहाँ पर नहीं रहना है। तो पहले तो मौलवी साहब उसे मना करते हैं और कहते हैं, बेटी मुझे यहीं पर रहने दे। लेकिन निशा उनसे ज़िद करती है और कहती है, बाबा
आपको मेरे साथ चलना होगा और मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मौलवी साहब कहते हैं, यहाँ पर पास में मस्जिद है तो मैं वहाँ पर जाकर नमाज़ पढ़ लिया करता हूँ, लेकिन तुम्हारे वहाँ पर मैं यह काम कैसे कर पाऊँगा। तो निशा उन्हें बताती है, जहाँ पर मेरा घर है वही थोड़ी दूर पर मस्जिद है और वहाँ पर जाकर आप नमाज़ पढ़ लिया करना। अगर आपको यह लगता है कि मैं हिंदू हूँ तो यह चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि उस टाइम पर आपने मेरी मदद की थी। जब आपने अपने दिमाग में इसे निकाल दिया था कि मैं हिंदू हूँ, तो मैं भी आपकी सेवा इसी तरह से करूँगी। मैं एक बेटी की तरह आपकी सेवा करना चाहती हूँ। निशा मौलवी साहब को अपने साथ ले जाती है और इस बात को देखकर गांव के सभी लोग इस निशा की वाहवाही करने लगते हैं। मौलवी साहब उसके घर वाले मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाया करते हैं। वह मौलवी साहब की बड़ी इज्जत करती है और जब कभी निशा से कोई मिलने आया करता है तो मौलवी साहब को घर के अंदर देखकर बड़ा ही हैरान हो जाता है। लेकिन निशा पूरी कहानी उनको बताया करती है तो लोग निशा की तारीफ़ किया करते हैं। कहते हैं, यह होती है असली इंसानियत। कभी कभी वह होटल के मालिक मुझसे मिलने आया करते हैं। वह अपने परिवार और अपनी बेटी को निशा को दिखाकर बताया करते हैं, कैसी होती हैं बेटियाँ। निशा दोनों को अपने पिता की तरह सम्मान करती है। होटल के मालिक अपने घर में रहा करते हैं, लेकिन मौलवी साहब उनके पास ही रहा करते हैं और कुछ दिनों बाद निशा के बराबर के रैंक वाले अधिकारी से शादी हो जाती है। शादी होने के कुछ समय में निशा अधिकारी से साफ साफ कह देती है, मेरे पिता है और अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें इनकी सेवा करनी होगी। यह पूरी कहानी बताती है किस तरह से निशा IAS ऑफिसर बनी है और किस समय में मौलवी जी ने उनका साथ दिया था। तो निशा अपने पति को यह बातें बताती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और निशा के लिए उनकी नज़रों में और इज़्ज़त बढ़ जाती है। वह बताती है कि किस तरह से उसके माता पिता यह दुनिया छोड़ के चले गए थे और वह कैसे इस मुकाम को हासिल किया है और कामयाब हुई है, इस समाज में अपना नाम कमाया है। आप क्या कहना चाहते हैं कहानी के बारे में? आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।